देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। 5 दिनों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से जैसलमेर लौटे। कांग्रेस विधायक दल और सहयोगी विधायकों की उन्होंने सूर्यगढ़ में बैठक ली। बैठक की रणनीति का मकसद था आगामी विधानसभा का सत्र किस तरह से इस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों को मुस्तैदी के साथ फ्लोर पर काम करना है और किस तरह जो भी विश्वास मत या बिल हो उस पर किस तरह से विधायकों को अपनी प्रेजेंस देनी है। इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा रही और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी की बाड़ेबंदी को लेकर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो असंतुष्ट विधायक हैं उनके खिलाफ पब्लिक में गुस्सा है, जैसा बीजेपी के खिलाफ भी है, ऐसे में उन्हें लौट आना चाहिए। 5 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर लौट आए हैं। आगामी विधानसभा क्षेत्र सत्र में सत्ता पक्ष की रणनीति को लेकर सीएम गहलोत ने विधायकों की बैठक ली। इस दौरान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अजय माकन और इसके साथ ही मुख्य सचेतक महेश जोशी, मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी समेत कांग्रेस पार्टी के मंत्री, विधायक, सहयोगी दल मौजूद रहे। निर्दलीय विधायकों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के और अन्य समर्थक विधायकों का जोश बढ़ाया और कहा जीत लोकतंत्र की होगी और जो हालात इस वक्त पनपे हैं वो ये जताते हैं कि किस तरह मौजूदा दौर कांग्रेस के पक्ष में है और जो भी ताकतें सरकार को गिराने वाली हैं उनका दुष्चक्र, उनकी रणनीति वो नस्तानाबूद हो जाएगी, षड्यंत्र उनका सफल नहीं होगा। आज जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे जैसलमेर के और उसके बाहर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। सीएम गहलोत ने कहा अस्थिर करने की तो सोची जा सकती है जो कि बीजेपी और हमारे कुछ विधायकों ने सोचा था, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि इसका इम्पैक्ट पब्लिक पर क्या पड़ेगा। घर घर में आज गुस्सा है इस बीजेपी के इन बीजेपी नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए भी जो हमारी पार्टी के थे और चले गए। मैं समझता हूँ कि वो खुद समझ रहे होंगे कि अधिकांश लोग वापस आ जाएंगे, हमारे साथ हैं। ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को पत्र लिखे हैं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने चुनाव के दरमियान अपने क्षेत्र जोधपुर की जनता के नाम भी अपील की, खत लिखे। कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को भी कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने खत लिखे, लेकिन सामूहिक तौर पर विधायकों को इस तरह से पत्र लिखना ये अपने आप में चर्चा का विषय है। जाहिर है मुख्यमंत्री ने तमाम वो बातें करते हुए एक भावुक अपील इस पत्र के जरिए की है। अब किस तरह से डेडलॉक टूटेगा कांग्रेस के इस कैंप के बीच और असंतुष्ट कैंप के बीच, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वहीं जोधपुर से एक और खबर हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव बता रहे हैं। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, गोविंद डोटासरा सहित कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक रहे मौजूद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में विधायकों का आभार तो जताया ही साथ उन्हें एकता की घुट्टी भी पिलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रभावी संबोधन देते हुए कहा कि वी आर वॉरियर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोगों ने अब तक जो एकता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। अब ऐसी ही झलक सदन में भी दिखनी चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को एक सीख भी दी कि जनता के हितों को लेकर कभी कभी खून का घूंट पीना पड़ता है और दिल पर पत्थर भी रखना पड़ता है। साथ ही साथ विधायक दल की बैठक में कोरोना का भी जिक्र हुआ। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा ये जंग तो हम जीत चुके हैं, कोरोना से भी राजस्थान जंग जीतेगा। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज
भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ भी है। कांग्रेस का इतिहास संघर्ष का रहा है। उन्होंने बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों के साथ साथ बीटीपी के विधायकों का समर्थन के लिए आभार जताया। विधायक दल की बैठक की शुरुआत में मंत्री शांति धारीवाल ने विधायकों का सपोर्ट के लिए साधुवाद किया, तो धन्यवाद मुख्य सचेतक महेश जोशी ने किया। विधायक दल की बैठक के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक में खासे कॉन्फिडेंट नजर आए। उनके प्रभावी उद्बोधन पर विधायकों ने भी कई बार मेज थपथपाई। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहकर साफ संदेश छोड़ा है कि जो एकता की झलक यहाँ दिखाई है उसे बरकरार रखनी है और सदन में भी इसी तरह की एकता दिखानी है। जोधपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के देचू थाना क्षेत्र में पाक विस्थापित परिवार के शव मिलने के साथ ही सनसनी फैल गई। देचू पुलिस थाने को जैसे ही सूचना मिली कि देचू थाना क्षेत्र में रहने वाले बुद्धाराम भील और उनके परिवार के 11 सदस्यों का शव एक बंद कमरे में मिला है, मौके पर पुलिस पहुंची, आसपास के लोगों से पता किया और मौके पर जिस तरीके से इंजेक्शन मिले हैं और उसके साथ ही कुछ कीटनाशक भी मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राहुल भारत मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू करने के साथ ही शवों को जोधपुर में मोर्चे में भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद में पता लगेगा कि आखिर हुआ क्या है, मगर जो सुसाइड नोट मौके से मिला है उसके अलावा 12 परिवार के सदस्यों में से 11 परिवार के सदस्यों की शव मिले हैं। एक परिवार के सदस्य केवल राम जिंदा हैं। उन्होंने एफआईआर दी है और अपने परिवार के जोधपुर के आंगनों में रहने वाले सदस्यों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने परेशान किया, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जब 11 सदस्य मौत के मुंह में चले गए तो आखिर केवलराम बच कैसे गए। पुलिस सारे पहलुओं पर पड़ताल कर रही है, मगर पाक विस्थापित नेता हिंदू सिंह सोढ़ा सहित कांग्रेस के नेता राजू राम चौधरी से लेकर कांग्रेस विधायक मीना कंवर और कांग्रेस नेता उमेश सिंह ने विश्वास दिलाया है कि इस पूरे मामले में जांच होगी और जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो मामला सामने आया है आत्महत्या और हत्या के बीच में गूंज रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जब पड़ताल होगी तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रथम दृष्टया पुलिस को ऐसा लगता है कि इस परिवार में 2 नर्स थी जिन्होंने आसपास के पहले परिवार के सदस्यों को एक एक करके इंजेक्शन दिया, क्योंकि हाथ पर और पैरों पर इंजेक्शन के निशान के अलावा कैनुला भी मिला है और बाद में खुद भी मौत के मुंह में चले गए। लेकिन ऐसी क्या बड़ी वजह रही कि मौत को गले लगाना पड़ा, वो भी एक नहीं पूरे परिवार के साथ। पड़ताल होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो सके। रुक करते हैं जयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारी सहयोगी दिव्या तिवारी। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी 11 अगस्त शाम 4 बजे से शुरू कर देगी। इस बाड़ेबंदी में बीजेपी के 72 विधायकों के साथ आरएलपी के 3 विधायक भी शामिल होंगे। भाजपा ने अपने विधायकों को आवश्यक रूप से होटल क्राउन प्लाजा में पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तमाम विधायकों को फोन किया है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सभी को सूचना दे दी है। कटारिया का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगी। सियासत में कांग्रेस और भाजपा के बीच शह और मात का खेल लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ अपने 18 विधायकों को गुजरात रवाना कर दिया, तो दूसरी तरफ और भी विधायक वहां पहुंच चुके हैं। भाजपा ने अब तमाम विधायकों को ठीक उसी दिन इकट्ठा करने का प्लान किया है जिस दिन बीएसपी विधायकों के मामले पर कोर्ट में फैसला आएगा। हालांकि भाजपा का प्लान था कि आज करीब दर्जन भर विधायकों को रवाना किया जाए, जिन्हें गुजरात टूर पर भेजकर 11 तारीख को बुला लिया जाए। लेकिन आज ऐसे विधायकों की जिम्मेदारी जिला संगठनों को दी गई, जिन विधायकों को कांग्रेस खेमा संपर्क कर सकता है या प्रेशर में डाल सकता है। इसी कड़ी में आज संतोष बावरी को भाजपा के तीनों बड़े नेताओं ने तलब किया और तफसील से बयान लिए कि आखिरकार कल विमान में गुजरात क्यों नहीं जा सकी। दूसरी तरफ विधायक शंकर सिंह समेत कई अन्य ऐसे विधायकों से भी कटारिया ने बातचीत की, जिन विधायकों से कांग्रेस कैंप में संपर्क साधने की कोशिश की गई है। बहरहाल इस कैंप में इंतजार रहेगा कि कितने विधायक शामिल होते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थितियों में लगता नहीं कि कोई भी विधायक भाजपा के इस प्रशिक्षण शिविर से दूरी बनाएगा। दूसरी तरफ गुजरात गए विधायक भी इसी कैंप में सीधे शिफ्ट होंगे। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस 4।
प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच में कोटा में चल रहे सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग का जिम्मा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से मंत्री पुत्र अमित धारीवाल संभालने की कोशिश कर रहे हैं। धारीवाल ने आज कोटा में चल रहे सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों के कई लोकेशंस का मौके पर जाकर जायजा लिया और बाद में जलदाय विभाग और नगर निगम के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक करके सारे विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने का प्रयास किया। इस दौरान धारीवाल ने अधिकारियों की इस बात के लिए जमकर क्लास लगाई कि कोटा में ये काम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं और इसके चलते जनता को परेशानी हो रही है। अमित धारीवाल ने बैठक के दौरान साफ तौर पर अधिकारियों को इस बात के लिए चेतावनी दी है कि अगर जनता की तरफ से शिकायतें मिलती रही और विभागों ने आपस में सामंजस्य नहीं बनाया तो ऐसी शिकायतों पर अब कार्रवाई होगी और ऐसे अधिकारी खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के गृहनगर कोटा में विकास कार्यों की एक लंबी फहरिस्त गिनाई जा रही है और यहां पर करीब 1500 से लेकर 2000 करोड़ के विकास के कार्य चल रहे हैं। धारीवाल भी बीच में कोटा आकर के इन कामों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और अधिकारियों को तय समय में सारे प्रोजेक्ट पूरे करने की ताकीद करते रहते हैं, लेकिन धारीवाल के लगातार कोटा नहीं आ पाने की वजह से इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही है कि इन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार शायद थोड़ी धीमी पड़ गई है और इसीलिए आज अमित धारीवाल ने बैठक लेकर के इन अधिकारियों की क्लास लगाई है। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय पारीक। महात्मा गांधी के 150वें जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर आज बीकानेर में भी अगस्त क्रांति सप्ताह के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में वृक्षारोपण कर अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत हुई। इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। संगोष्ठी के दौरान महात्मा गांधी के विचारों और उनके जीवन को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद जिला कलेक्टर नमित मेहता अगस्त सप्ताह कार्यक्रमों के तहत स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हरस के निवास पर पहुंचे। यहां पर कलेक्टर नमित मेहता ने स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हरस को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। साथ ही कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान सीख और उन्हें प्रेरणा देता है। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी सत्यनारायण हरस ने स्वतंत्रता की लड़ाई के अनुभवों को भी जिला कलेक्टर के साथ साझा किया। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन जोशी। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना कहर के बीच में जिला प्रशासन ने रविवार को कुछ अहम फैसले लिए। इसी के चलते कलेक्टर शिव प्रसाद नेकाते ने आज रविवार लॉकडाउन जारी रखा। इस रविवार लॉकडाउन का पहला दिन खासा असरकारक रहा। शहर के लोगों ने सरकार के और प्रशासन के इस निर्णय पर समर्थन दिया। इस समर्थन का प्रतिफल है कि भीलवाड़ा शहर के बाजार पूरी तरह रविवार को सूने रहे और सन्नाटा पसरा रहा। इस बीच संक्रमण के बढ़ते संकट के दौरान भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने जो आज लॉकडाउन रखा इसकी मॉनिटरिंग के लिए खुद जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने भी पूरी मॉनिटरिंग की। उधर सुभाष नगर थाना सर्कल में बीते 3 दिन से चल रहे लॉकडाउन के दौरान जो शनिवार को अतिरिक्त कलेक्टर शहर नंद किशोर राजौरा व सीआई नवनीत व्यास के नेतृत्व में जो सीएलजी बैठक रखी गई, उसका नतीजा भी रविवार को भीलवाड़ा शहर के सुभाष नगर थाना सर्कल में खासा देखने को मिला। आज पूरी तरह से गलियां चौक रही। करीब 2 दर्जन से अधिक जो कॉलोनियां हैं सुभाष नगर थाना सर्कल की, उनमें पूरी तरह से लोगों की आवाजें प्रतिबंधित रही। इस बीच लॉकडाउन के दौरान भीलवाड़ा शहर में करीब 1 दर्जन से अधिक चौकियां बनाई गई है, जहां पर पुलिस का जाब्ता आने जाने वाले लोगों की पूरी तरह से तफ्तीश करने के बाद ही उनको कॉलोनियों में प्रवेश दे रहा है। उधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश कुमार के नेतृत्व में सघन सर्वे को लेकर जो मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। अब जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं और जो होम आइसोलेट किए गए लोग हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए खुद एसडीएम रिया केजरीवाल अब घर घर दस्तक दे रही है और लोगों का हाल जान रही है, उनका पूरा फीडबैक ले रही है। आज जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नेकाते ने भीलवाड़ा शहर में लगे हुए कर्फ्यू को लेकर एक नया आदेश जारी किया। इस नए फरमान के तहत भीलवाड़ा शहर में अब शाम को 6 बजे ही बाजार बंद हो जाएंगे। भीलवाड़ा शहर में अब तक रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जारी था, मगर आज नए आदेश जारी होने के बाद में सोमवार शाम को 6 बजे से ही बाजार बंद हो जाएंगे। रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लबानिया। भरतपुर में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा विभाग
भले ही भरसक प्रयास कर रहा हो, लेकिन संक्रमित कैदियों के लिए अलग से कोई वार्ड नहीं बनाया गया है और हालात ये हैं कि सामान्य मरीजों के साथ ही संक्रमित कैदियों को भी रखा गया है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में बनाए गए कोरोना वार्ड में व्याप्त अव्यवस्थाओं का फायदा उठाकर 2 कैदी तो पिछले दिनों फरार भी हो चुके हैं। अस्पताल के कोरोना वार्ड से एक शातिर बदमाश के फरार हो जाने के बाद सभी संक्रमित कैदियों को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में भर्ती करा दिया था, लेकिन आज एक बार फिर से अस्पताल में बनाए गए कोरोना वार्ड में ही उन सबको भर्ती करा दिया है। बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव होने के साथ साथ ये कैदी अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, इसलिए इलाज के लिहाज से उन्हें आरबीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में रखा गया है। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज से वापस आरबीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में भेजे गए इन संक्रमित कैदियों को दोबारा भर्ती करने से जब अस्पताल प्रशासन ने मना किया तो एडिशनल एसपी मूल सिंह राणा अस्पताल पहुंचे और चिकित्सा अधिकारियों से बात कर सभी कैदियों को कोरोना वार्ड में भर्ती कराया। एडिशनल एसपी राणा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को बताया कि उन्होंने सीएमएचओ व पीएमओ से कोरोना संक्रमित कैदियों के लिए अलग से वार्ड बनाने के लिए बात की तो उन्होंने असमर्थता जता दी। अधिकारियों का कहना था कि अलग से वार्ड बनाने के लिए उनके पास जगह और संसाधन की कमी है। एडिशनल एसपी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने वार्ड की खिड़कियों को दुरुस्त कराने के अलावा अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि 2 कैदियों के भागने की घटना के बाद कोरोना वार्ड की चौकसी बढ़ा दी गई है और लगभग पुलिस के 20 जवान वार्ड में तैनात किए गए हैं। आरबीएम अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती इन संक्रमित कैदियों में कई हार्डकोर अपराधी भी शामिल हैं और ऐसे में वार्ड में भर्ती सामान्य मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन का फैसला लिया था, जिसके तहत आज जिले भर में लॉकडाउन लागू रहा। उदयपुर में लॉकडाउन का खासा प्रभाव देखने को मिला। तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहे। वहीं बेवजह सड़कों पर निकलने वालों को पुलिस ने रोककर टोका और उन्हें फिर से घर भेज दिया। उदयपुर जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन का फैसला लिया। इस कड़ी में आज उदयपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में पूरी तरीके से लॉकडाउन प्रभावी रहा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान इस लॉकडाउन के चलते बंद रहे। दरअसल उदयपुर जिले में अब तक 25 से ज़्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं 1620 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित आज तक पाए गए हैं। ऐसे में फिलहाल उदयपुर जिला प्रशासन ने शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू किए जाने का फैसला लिया है। हालांकि लॉकडाउन के इस पूरे समय के बीच में भी उदयपुर जिले में दिन भर में कुल 36 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके अलावा 2 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हो गई। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की कवायद यही है कि लोग जागरूक हों और लॉकडाउन जैसी ज़रूरत महसूस नहीं हो, अन्यथा आने वाले दिनों में प्रशासन को और भी कड़े एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराने के लिए। एक छोटे से ब्रेक